आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कि ऐसे युवा से जिनमें मोटरसाइकिल से यात्रा उनका जुनून है। मोटो व्लॉग उनका प्रिय शगल है और बाइक से लंबी लंबी यात्रा की है और उस यात्रा में उन स्थानों को शूट करते हैं, यानी कैमरे में उतारते हैं। बाइक पे अब तक 55,000 किलोमीटर की यात्रा की। तो कहाँ कहाँ यात्रा की हम बातचीत के क्रम में जानेंगे। आपका नाम है सौरभ गोयनका। सौरभ वैसे तो इंजीनियर है, बीसीए किया है और एक टाइल्स की कंपनी में काम करते हैं। मोरबी एक गुजरात का एक खूबसूरत शहर है, एक मशहूर शहर है, वहीं उनका मुख्यालय है, वहीं काम करते हैं। लेकिन इन दिनों देवघर आए हुए हैं, तो हमने इस अवसर का लाभ उठाया और उनसे बातचीत कर रहे हैं आपके लिए कि इन जो रोमांचक जो यात्रा वे करते रहे हैं कैसे उन्होंने की और कहाँ कहाँ यात्रा की हम जानते हैं। आइए आपकी मुलाकात करते हैं सौरभ गोयनका से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप साथ में हम लोग रूबरू हो रहे हैं और परिचय कर रहे हैं। और हेलमेट इसलिए पहले दिखाया पहन के क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ होती है। लोग इग्नोर कर देते हैं सर कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, पर हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक होता है सर। हेलमेट की बात चली है तो बता दूं कि हेलमेट सिर्फ ये रोमांचक यात्रा करते हैं उसके लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए। कहीं भी यात्रा कीजिए तो हेलमेट पहन कर कीजिए, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। बातचीत कर रहे हैं इसलिए आपके पूरा चेहरा दिखे, इसलिए उन्होंने हेलमेट उतारा है। तो सौरभ जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रोमांचक जो यात्रा आपने मोटरसाइकिल से मोटर व्लॉग जो कर रहे हैं जी, इसकी शुरुआत जो है करने की इंस्पिरेशन जो है, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यूट्यूब में सर वीडियोस वगैरह आते रहते थे, तो मुंबई के कुछ लोग थे जो ब्लॉग बनाते थे, तो उनको देख के हमें भी लगा कि हम देवघर से क्या हम ये कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सर एक अलग तरह का रोमांच होता है कि इसमें आप एक यात्रा भी कर रहे हैं और साथ साथ में उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और उसको एडिट करके अगर आप वीडियो डालते हैं तो लोगों को देखने को भी मिलेगा कि नहीं कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं और अपना भारत कितना बहुपूर्ण और रंग बिरंगा है देखने लायक कि हमें विदेश जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक मंशा लेके मैंने शुरुआत की थी कि मैं वीडियो ब्लॉगिंग मैं भी करूँगा और आगे बढ़ना है इसमें। तो ये जो वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो भारत को समझने का भी कोशिश कर रहे हैं और भारत को दिखाने की कोशिश है इनकी। तो सौरभ जी किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए, खाली ब्लॉग देखकर कोई आपके आदर्श है? बचपन से मैं देखता था लोग लद्दाख वगैरह की यात्रा करते थे, तो उस समय सर समझ नहीं आता था कि हेलमेट में कैमरा लगाए हुए हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और पेट्रोल की जेरी कैन वगैरह होती थी उनके बुलेट में और पूरा साथ पोशाक वगैरह पहन के वो लोग जाते थे। तो ये कौतूहल का विषय था हमेशा मेरे मन में कि आखिर ये लोग कहाँ जाते हैं और इनका यात्रा कहाँ खत्म हो। तो उसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ता रहा और फाइनली यहाँ पे मैं पहुँचा। अच्छा, सबसे पहली यात्रा आपने कहाँ की? सबसे पहली यात्रा मैंने महात्मा गांधी दिवस 2 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने भूटान की यात्रा की थी यहाँ से। जो पहली यात्रा हमारी इंटरनेशनल पहली यात्रा थी, जिसमें 2 रांची के लड़के थे और एक मैं देवघर गए। हम लोग 3 लोग यात्रा पे गए। तो अभी आपने एक बात की कि कैसे हेलमेट में कैमरा लगाते हैं, तो लोगों को लगता है जैसे आप बाइक चला रहे हैं जी और दृश्य दिख रहा है कैमरे की नज़र में। तो आप बताएंगे कहाँ लगाते हैं बाइक इसमें हेलमेट में कैमरा? ये सर देखिए हेलमेट है, यहाँ पे माउंट होता है चिपकाने का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ रिप्रेजेंटेशन तौर पे। जो ये कैमरा है वो इस एंगल में लगता है। वाह। तो इससे क्या है आपकी रिकॉर्डिंग भी होती है, इसमें आपको हाथ लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये देखिए, तो इसको कैसे करते हैं? ये थ्रू आउट चलता रहता है, लगातार चलता रहता है कि आपके पास कोई रिमोट वगैरह भी है इसका? नहीं सर, इसमें देखिए ये ऑन ऑफ करने का सुविधा रहता है। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन रहता है। अरे वाह। और ये आपका कैमरा का एंगल रहता है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हल्का है। तो ये इस कैमरे से जो
यात्रा करते हुए, यानी मोटरसाइकिल चलाते हुए जो कवरेज आप देखते हैं, जो शूटिंग देखते हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, इस कैमरे से दिखाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूटान आप गए, तो भूटान निश्चित रूप से मोटरसाइकिल से गए, तो भूटान जाने के लिए क्या कोई वीज़ा वगैरह की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, अगर आप, मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे हम इंडियन पासपोर्ट या इंडियन वोटर आईडी कार्ड अगर हमारे पास है, हाँ। तो हम उसको लेके फुनसलिंग, जैसे सिलीगुड़ी आप पार करेंगे, भूटान का पहला शहर आता है फुनसलिंग, वहाँ पे आपको परमिट बनाना पड़ता है, जिसमें कि आपकी बाइक की या कार की परमिट बनेगी और आपकी परमिट बनेगी, जिसकी वैधता 7 दिन होती है। 7 दिन। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा दिन रहना है तो आप थिम्पू में वो परमिट एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो कितने दिन का एक्सटेंशन मिलता है? वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। तो भूटान में जब भूटान की यात्रा की तो कितने दिनों की यात्रा थी, और उस यात्रा के क्रम में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उस समय कवर किया आपने? जब भूटान की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने ये एक आइटनरी बनाया हुआ था कि 13 से 14 दिन का यात्रा करेंगे, और हम लोगों ने यात्रा लगभग 13 से 14 दिन के अंदर कंप्लीट की थी, जिसमें शुरुआती में पहला दिन हम लोग यहाँ से सिलीगुड़ी गए थे, वहाँ पे एक हॉल्ट लिया, उसके बाद अगले दिन परमिट वगैरह बनाया, फिर फुनसलिंग से हम लोग थिम्पू गए। थिम्पू में आपका बुद्ध भगवान का द्रोंगमा बोल की जगह है, बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक देखने में लगता है। और भूटान का सबसे नियम जो है, हम भारत से जैसे भूटान एंटर किए, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा था, लोगों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप वहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, बाइक ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, और एक मतलब लोगों के अंदर सामंजस्य बैठा हुआ है कि वहाँ पे रूल फॉलो करना है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा था कि जो भारत में हम देखते हैं कि कोई किधर से भी आ रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, वो चीज़ भूटान में नहीं था। तो पहला जो अट्रैक्शन होता है वो चीज़ लगा। तो कहाँ कहाँ की यात्रा की भूटान में किन किन शहरों की? भूटान में देखा जाए तो 2-3 शहर है आप परमिट में, जैसे आपका अगर भारतीय पासपोर्ट है तो वो लोग ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रमुख शहरों को कवर किया था, जैसे कि थिम्पू, पुनाखा, पारो, जो उसका बहुत ही जो एकमात्र एयरपोर्ट स्ट्रिप है भूटान में वो पारो में है। अच्छा। तो वहाँ हम लोग गए थे। फिर चेलेला पास बोल की जगह है, फिर एक टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री है वहाँ पे, जो कि आपको करीब करीब 6-7 किलोमीटर ट्रैकिंग करना पड़ता है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोग जो एग्जिट थे वापस फुनसलिंग ना होके हम लोग गेलेफू बोल के एक जगह है, वो आसाम बॉर्डर पे लगेगा, तो वहाँ से हम लोगों ने एग्जिट पुनः भारत में किया। तो आज आपने मोनेस्ट्री की भी बात की, तो बहुत हिंदुस्तान में तो बहुत जगह है, तो यहाँ कभी भी आपने जैसे बोध गया बहुत सारे मोनेस्ट्री वहाँ गए थे, तो यहाँ और भूटान की जो मोनेस्ट्री है उसमें क्या फर्क है? बुद्ध बहुत। और एक चीज़ और है कि हमारे दर्शकों के लिए ये भी बताएंगे मोनेस्ट्री क्या है, मोनेस्ट्री का मतलब क्या है, जरा वो भी बताएंगे। जैसे कि हम लोग भारत में मोनेस्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे जोंग बोला जाता है, भूटान में जोंग। मोनेस्ट्री एक तरह से हो गया मठ, बौद्ध लोगों का मठ होता है। अब उसमें भी बौद्ध लोगों के 2 तरह के संप्रदाय होते हैं, हीन यान और बौद्ध महायान। तो भूटान में महायान फॉलो किया जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से आप लोगों उनका प्रमुखता भूटान में ज़्यादा है, क्योंकि बौद्धिस्ट कंट्री होने की वजह से वो लोग ज़्यादा उस पर जोर देते हैं। तो आपको विभिन्न जगह पे बहुत सारे जोंग मिलेंगे। जो मोनेस्ट्री जो है, मठ जो है, मठों में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, उनको सब कुछ नहीं शूट करने देते हैं, तो वो उसको कैसे किया? जी हाँ, बहुत मोनेस्ट्री के अंदर बहुत जगह वहाँ पे उन लोग का है कि आप पोशाक परिधान उनके हिसाब से पहनना है, आप टी शर्ट वगैरह बूट वगैरह नहीं पहन सकते हैं। तो हम लोगों को क्या रहता था कि हम लोग शर्ट वगैरह पहने, और उनका कोशिश होता था हमारा कि उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जाएं। और बहुत जगह सही अंदर जैसे मेन चैम्बर होता है, तो वहाँ पे वो लोग शूटिंग अलाउ नहीं करते थे, तो हम नहीं करते थे, क्योंकि वो भी एक हमें कटसी रखना होता है, और बाहर में जितना हो सकता था हम शूटिंग करते थे। अच्छा, धार्मिक जो स्थल है उनके अलावा और कहाँ कहाँ की शूटिंग की आपने? वहाँ पे हम लोगों ने जैसे चेलेला पास एक बोल के बहुत प्रसिद्ध जगह है, भूटान का सबसे ऊंचा व्यवस्थित पर्वत चोटा है, वहाँ हम लोग गए थे। हा वैली था, वहाँ गए थे। और उसके बाद फिर बाकी जो प्रमुख शहरों के जो रास्ते वगैरह, नदियाँ, झरने, वो हम लोग कवर किए थे वहाँ पे। साहब जी ये बताइए कि ये इन यात्राओं में सिर्फ आप प्लेसेस को शूट करते हैं कि कुछ व्यक्ति से बातचीत भी करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर।
हम लोग देखते हैं कि ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं सर, तो हम लोग सिमट कर रहते हैं। 2 घंटा या 3 घंटे की यात्रा होती है, तो उसमें हम लोगों से उतने रूबरू नहीं होते हैं। पर जो रोड का यात्रा होता है वो उसमें एक अलग ही जादू होता है। आप वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। जैसे हम लोग क्या होता था, बहुत बार रोड के बारे में जानकारी नहीं, नई जगह है, तो हम उनसे पूछ लेते थे कि हमें ज़रा ये बता दीजिए। तो एक उनका खान पान, रोड यात्रा का सबसे सर अच्छा चीज़ है कि अगर आप 50 किलोमीटर कवर करेंगे तो भाषा चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है। तो ये एक अलग विविधता आपको अपने देश में नज़र आती है। तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है। यानी कि ये जो यात्रा है सिर्फ एक स्थान की यात्रा नहीं होती है, उस यात्रा के क्रम में बहुत सारी चीज़ें, भाषा है, रहन सहन, खान पान, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सौरभ, एक बात और जानना चाहिए कि जब आपने सोचा कि भूटान की यात्रा करनी है, अपने दोस्तों से आपने बात की तो सब कुछ तय किया, तो जब यात्रा पूरी हुई तो जितना सोचा था आपने, क्या उतना आपने कर लिया था काम? और उस यात्रा का अनुभव जो है आप उसको बैठ कर आपने उसको बांटा और उसकी एनालिसिस, विश्लेषण किया कि क्या जो यात्रा, जो समय आपने लगाया, जो सोच के गए थे, उतना आपने हासिल किया? जैसे कि सर ये पहली यात्रा थी भूटान की, तो आपने सही कहा, इसमें हम लोगों ने अपना पूरा जो सेटिस्फैक्शन बोलते हैं वो नहीं हुआ। 30 से 40% हुआ, और अभी भी एक अर्ज लगा हुआ है कि एक बार फिर भूटान की यात्रा की जाए। ये चीज़ मिस रह गया था थोड़ा। चलिए, एक खाली भूटान यात्रा पे आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि लोगों से मिलना जुलना, फिर वहाँ के खान पान। तो एक तो ये जानना चाहिए, इस क्रम में यहाँ से जब देवघर से आपने या रांची से यात्रा शुरू किया, वहाँ से शुरू करने के बाद उस दौरान कितने स्टेट आपने पार किए और कितनी भाषाओं से गुजरे, कितनी भाषाएं इसमें बोली गई? अब मुख्य रूप से मोटा मोटी कितनी नदियों को पार किया, और इस बीच में क्या क्या खान पान, क्या क्या खाया जो आपको बड़ा रोचक लगा हो, बड़ा स्वादिष्ट लगा हो, एकदम नया लगा हो? तो इस भी जरा सा आप गौर। जैसे कि हमारा वर्क ग्राउंड था देवघर से, हम लोगों ने जर्नी की शुरुआत की थी। तो झारखंड तो स्टेट हो ही गया, यहाँ से फिर हम लोग बिहार एंटर किए थे। तो बिहार में जैसे लिट्टी चोखा आपको प्रसिद्ध है, वो मिलता है खाने के लिए। उसके बाद हम बंगाल आए, ये तीसरा स्टेट था जिसमें कि बंगाल का दुकान था, आपको चावल वगैरह मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भूटान एंटर किया तो उनका जो लोकल खाना होता है, थुप्पा बोलते हैं, वो चाउमीन की तरह होता है, और उसके बाद मोमोज वगैरह तो होता ही है। और सबसे यूनिक खाना था उनका टेमा दाक्षी बोलते हैं। अच्छा, वो कुछ उनके वहाँ पे पहाड़ियाँ सब्जी होती है, उनको बढ़िया घी वगैरह मिला के वो लोग बनाते हैं, और लाल चावल, ये वहाँ हम लोग ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा जोर होता था कि जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ का खान पान ज़्यादा ट्राई करें और लोगों को दें। भाषाएँ जब यात्रा करोगे, भाषाएँ भी हुई, और ये कुछ नदियाँ भी, मुख्य नदी वगैरह क्या पार किया? जैसे कि हम लोग जब बंगाल पार कर रहे थे, जो कि भूटान और बंगाल का बॉर्डर आपका आ गया है, इंडिया और बंगाल का बॉर्डर बोल सकते हैं, इंडिया भूटान का। तो इंडिया में जैसे आपका यहाँ पे तीस्ता नदी हो गई सिक्किम में, जो सिक्किम की लाइन फ्लाइन कही जाती है, लेकिन भूटान में उनका मुख्य नदी ताशी नदी है। ताशी, उसी नाम पे उनका बहुत सारा ताशी रिजर्वायर चल रहा है, ताशी सिंह वगैरह ये सब। तो ये प्रमुख नदियाँ हमारे साथ पूरे रास्ते के क्रम में थी, आसाम आने तक। ये तो तिब्बत, ये तो भूटान यात्रा की बात थी। अरे भूटान के बाद, जैसे भूटान के खान पान की आपने चर्चा की, वहाँ की भाषा की चर्चा की, नदी की चर्चा की, जो वैसे तो भूटान भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वहाँ के वस्त्र वगैरह जो पहनावा जो है वो कैसा होता है? वो वहाँ पे वस्त्र वगैरह जैसे हम लोग नॉर्मल जीन्स वगैरह पहनते हैं, वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो लोग वहाँ राजा, एक उनका पोशाक होता है, वो बोलते हैं, अगर माफ़ी चाहता हूँ अगर गलती हो जाए तो, वो बोलते हैं, वो पोशाक परिधान होता है उनका, जो नेशनल क्लोथिंग है, उसी में आपको लड़के और लड़कियाँ उसी परिधान में आपको ज़्यादा मिलेगी। शहरी क्षेत्र में कहीं जगह कुछ अपवाद भले मिल जाए, पर ज़्यादा वो उनका जो है प्रभुत्व, वो अपने परिधान और अपने संस्कृति के तौर पे ज़्यादा वो लोग मायने वो लोग